प्राइवेट हॉस्पिटल, दिन का समय। अर्पिता के मन में अब शक तो हो गया था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो अपने दिमाग पर जोर डालकर कल रात पार्टी में जितने भी लड़के आए हुए थे वो उन सब के बारे में सोचने लगी कि क्या वहां कोई ऐसा भी था जिसे वो जानती नहीं थी। लेकिन उन सब में सारे उसके दोस्त थे और उसे ये भी यकीन था कि उनमें से कोई भी उसके साथ इतनी नीच हरकत नहीं करेगा। और वो पार्टी भी एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें किसी भी बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जो भी हो, उसके मन में ये सोचकर शक पैदा हो रहा था कि उसे कल रात का कुछ याद क्यों नहीं है। ये सोचते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डालकर कल रात के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसलिए वो रोते हुए कहती है, आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उस होटल रूम में कैसे पहुंच गई, जबकि मुझे ये अच्छे से याद है कि मैं पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। अर्पिता ये सब कहते हुए कल की बात याद करने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे धुंधला सा कुछ याद आने लगा। पार्टी में वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। कुछ देर डांस करते करते वो थोड़ा थक गई, इसलिए वो वहां एक चेयर पर जाकर बैठ गई। फिर उसकी दोस्त उसके पास आई और उसे वापस से डांस करने के लिए फोर्स करने लगी, लेकिन अर्पिता ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो बहुत थक चुकी है। तो उसकी दोस्त वापस डांस करने चली गई और अर्पिता वहीं चेयर पर बैठकर उन्हें देखने लगी। तभी एक वेटर उसके पास आकर उसे एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास देता है। डांस करने की वजह से अर्पिता का गला भी सूख रहा था, इसलिए उसने तुरंत उस वेटर से वो गिलास लेकर उसे पीने लगी। जैसे जैसे वो उस ड्रिंक को पी रही थी, वैसे वैसे उसका सर हल्का हल्का चकराने लगा था और उसकी आंखें भारी होने लगी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा, इसीलिए उसने अपनी दोस्त को आवाज दी, लेकिन वहां पर शोर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था। कुछ ही पल में अर्पिता की हालत ऐसी हो गई कि उसे वहां पर सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। और तभी कोई उसके पास आया और उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। अर्पिता को लगा कि उसकी दोस्त गरिमा है, इसलिए वो भी उसके साथ जाने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये अर्पिता को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतना याद आने के बाद अर्पिता का दिल बैठ गया और उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि आगे उसके साथ क्या हुआ होगा। इन सब के बारे में सोचकर उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे और वो बाथरूम में दीवार के सहारे बैठकर अपने सर को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी और उस इंसान के बारे में सोचने लगी कि कौन था वो जो उसे पार्टी हॉल से ले गया था और किसने उसके साथ ये घिनौनी हरकत की होगी। आखिर किसके साथ उसने उस होटल रूम में रात गुजारी थी। खुद से ही ये सारे सवाल करके वो फूट फूट कर रोने लगी और कल के दिन को कोसने लगी, क्योंकि कल का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। इधर मोक्ष गुस्से से एक नर्स से कहता है, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। तो वो नर्स हाँ में सर हिला देती है और मोक्ष अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। मुंबई कॉलेज में कुछ देर बाद मोक्ष उसी कॉलेज के अंदर जाता है जहां अर्पिता पढ़ती थी और उसके 2 बॉडीगार्ड भी कदम से कदम मिलाकर उसके पीछे चल रहे थे। जैसे ही कॉलेज की लड़कियां मोक्ष राजवंशी को देखती हैं, तो उसकी परफेक्ट बॉडी और हैंडसम चेहरे को देखकर आहें भरने लगीं। उस कॉलेज में सब ये तो जानते थे कि अर्पिता का भाई मोक्ष राजवंशी है, जो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं था। इसीलिए ये लड़कियां भी नहीं जानती थीं कि जिसे देखकर अभी वो आहें भर रही है वो अर्पिता का भाई यानी मोक्ष सिंह राजवंशी है। मोक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए वहां अंदर सिटिंग एरिया में चला जाता है। जैसे ही वहां के प्रिंसिपल को मोक्ष के आने का पता चलता है, तो वो घबराकर जल्दी से वहां आ जाता है और मोक्ष की गुस्से से लाल आंखें देखकर वो डर जाता है। इसलिए डरते हुए कहता है, सर आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला देते, मैं आ जाता। आपने आने का कष्ट क्यों किया? उसकी बात सुनकर मोक्ष
गुस्से से अपने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने नहीं आया हूँ। मुझे गरिमा से मिलना है, इसीलिए जल्दी से उसे बुलाओ। जैसे ही प्रिंसिपल ये सुनता है तो वो हाँ में सर हिलाकर किसी को कॉल कर देता है। असल में गरिमा अर्पिता की दोस्त है और मोक्ष इसलिए उससे मिलने आया ताकि वो उससे अर्पिता के बॉयफ्रेंड के बारे में जान सके। कुछ देर बाद वहाँ गरिमा आ जाती है और वहाँ पर मोक्ष को देखकर थोड़ा डर जाती है। मोक्ष गुस्से से एक नजर प्रिंसिपल की तरफ देखता है। उसके ऐसे देखने से प्रिंसिपल समझ जाता है कि अब उसका रुकना ठीक नहीं, इसलिए वो अपना सर झुकाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। गरिमा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो अर्पिता का भाई अचानक से यहाँ कॉलेज में उससे बात करने के लिए आ गया। गरिमा डर के मारे अपना सिर झुकाकर खड़ी थी तो मोक्ष कहता है, मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम्हें बिना एक सेकंड गवाए मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, समझी? मोक्ष के ऐसा कहने से गरिमा डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। इस वक्त मोक्ष की तीखी नजर गरिमा के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से गरिमा को डर के मारे पसीना आने लगा था। तो मोक्ष बिना बात को घुमाए सीधे कहता है, मुझे अर्पिता के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना है, क्या वो इसी कॉलेज में पढ़ता है? मोक्ष के मुंह से अर्पिता का बॉयफ्रेंड सुनकर गरिमा हैरान हो गई और वो मोक्ष की तरफ देखने लगी। उसके ऐसे देखने से तब मोक्ष कहता है, मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ जान गया हूँ, इसलिए चुपचाप से मुझे उस लड़के का नाम बताओ। मोक्ष की बात सुनकर तब गरिमा डरते हुए कहती है, लेकिन उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मोक्ष गुस्से से कहता है, झूठ मत बोलो मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम अर्पिता की दोस्त हो। मोक्ष राजवंशी के गुस्से को देखकर गरिमा पूरी तरह डर से सहम गई और उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोक्ष ये सब क्यों पूछ रहा है। तो वो डरते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब मोक्ष गुस्से से कहता है, क्या कल तुम भी बर्थडे पार्टी में गई थी? तो गरिमा हाँ में सर हिला देती है। मोक्ष फिर से कहता है, तो बताओ मुझे कि कल रात को वो पार्टी में किसके साथ थी? तो गरिमा डरते हुए कहती है, कल तो वो हमारे साथ ही थी, लेकिन फिर वो अचानक से बिना बताए कहीं चली गई और फिर मुझे उसका एक मैसेज आया कि उसकी माँ का फोन आया था, इसलिए वो घर चली गई है। तो मोक्ष गुस्से से कहता है, मुझे अपने फोन में वो मैसेज दिखाओ जो तुम्हें अर्पिता ने किया था। मोक्ष के ऐसा कहने से गरिमा डरते हुए जल्दी से अपने फोन पर उस मैसेज को ओपन करके मोक्ष को दिखा देती है। उसे पढ़ने के बाद मोक्ष इतना तो समझ गया था कि गरिमा सच कह रही है, तो वो गरिमा से सिर्फ इतना कहता है, तुम सच कह रही हो ना कि उसका इस कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मोक्ष के ऐसा पूछने पर गरिमा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो आपकी बहन है, इस वजह से कोई भी लड़का उसके पास तक नहीं जाता, फिर बॉयफ्रेंड बनना तो बहुत दूर की बात है। मोक्ष एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, क्या अर्पिता ने कभी तुम्हें किसी लड़के के बारे में बताया या कभी उसे किसी लड़के से बात करते हुए देखा? उसकी बात सुनकर गरिमा फिर से नामे सर हिला देती है। फिर मोक्ष कुछ सोचकर अपने बॉडीगार्ड विक्रम को अंदर बुलाता है, तो विक्रम अंदर आकर मोक्ष को अपना फोन देता है। फिर मोक्ष उस फोन पर एक लड़के का फोटो गरिमा को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? गरिमा जब उस लड़के की फोटो देखती है तो वो उसे नहीं जानती थी, इसलिए नामे सर हिला देती है। तब मोक्ष कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन याद रहे हम दोनों के बीच जो भी बातें हुई हैं ये तुम किसी से शेयर नहीं करोगी। मोक्ष की बात सुनकर गरिमा हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब उसके मन में ये सवाल उठ रहा था कि अर्पिता ठीक तो होगी ना? लेकिन ये बात उसकी मोक्ष से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मोक्ष और उसके बॉडीगार्ड कॉलेज से निकल जाते हैं। राजवंशी विला। दूसरी तरफ एक 42 साल की औरत अपने कमरे में ही इधर से उधर बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी और किसी को कॉल लगा रही थी। ये है अर्पिता की माँ और मोक्ष राजवंशी की मौसी ज्योति। ये भी थोड़ी सख्त मिजाज की है। जब मोक्ष छोटा था तब से ही ज्योति मौसी
और उनकी बेटी अर्पिता राजवंशी विला में उनके साथ ही रहती थी। ज्योति मौसी चिंता से बार बार अपनी बेटी अर्पिता को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो तो उनका कॉल ही नहीं उठा रही थी, और उठाएगी भी कैसे, क्योंकि अर्पिता इस वक्त तो अस्पताल में जो थी। लेकिन ये बात ज्योति मौसी को पता नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर मोक्ष को पता चला कि अभी तक अर्पिता घर नहीं आई तो न जाने वो फिर गुस्से में क्या करेगा। इसलिए वो उसे बार बार कॉल किए जा रही थी। कल रात को जब मोक्ष ने उनसे अर्पिता के बारे में पूछा था तो उन्होंने उसे झूठ कह दिया कि वो अपनी दोस्त गरिमा के घर चली गई है। मोक्ष को इस बात से गुस्सा तो आया, इसलिए उसने अपनी मौसी को थोड़ी सख्ती से हिदायत भी दी थी। कमरे में जाने के बाद मोक्ष ने अर्पिता को कॉल किया, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया। तो मोक्ष ने एक बार घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। उसे लगा कि शायद अर्पिता सो गई है, इसलिए उसका कॉल नहीं उठा रही है। तो फिर उसने दोबारा उसे कॉल नहीं किया। सुबह से दिन हो गया था, लेकिन अभी तक अर्पिता का कोई अता पता नहीं था, जिस वजह से अब ज्योति मौसी की चिंता भी बढ़ने लगी थी। रात को उनको अर्पिता का मैसेज आया था कि देर होने की वजह से वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई है। इस बात से उन्हें अर्पिता पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हीं की जिद की वजह से तो मोक्ष ने अर्पिता को पार्टी में जाने की इजाजत दी थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि आने के बाद वो उसे डांटेगी। तो वो चिंता करते हुए कहती है, कल रात की गई हुई अभी तक नहीं लौटी और ना ही मेरा फोन उठा रही है। आखिर कहाँ रह गई ये लड़की? कल मुझे मैसेज करके कहा कि अपनी दोस्त के घर चली गई है। अब तक तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन अगर मोक्ष को पता चलेगा कि अर्पिता अभी तक घर नहीं आई तो पूरा घर सर पर उठा लेगा, और फिर उसके गुस्से से तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ज्योति मौसी अभी ये सब कह ही रही थी कि तब तक उनके कमरे का दरवाजा खटखट होता है। उन्हें लगा कि शायद अर्पिता घर आ गई है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने खड़ी इंसान को देखती है तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि सामने प्रज्ञा बुआ खड़ी थी। तो प्रज्ञा बुआ कहती है, सुबह से मैंने अर्पिता को नहीं देखा, क्या वो कल रात से घर नहीं आई? उनके ऐसे पूछने पर ज्योति मौसी झूठ कहती हैं, हाँ वो तो कल रात 11 बजे आ गई थी, लेकिन उसे अपनी दोस्त से कुछ नोट्स लेने थे, इसलिए सुबह जल्दी ही चली गई थी। ज्योति मौसी की बात सुनकर प्रज्ञा बुआ समझ गई थी कि वो झूठ कह रही है, क्योंकि कल रात को जब ज्योति मौसी मोक्ष से बात कर रही थी तब उनकी बातें प्रज्ञा बुआ ने सुन ली थीं, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्योति मौसी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी तक अर्पिता के घर न आने से प्रज्ञा बुआ को भी चिंता होने लगी, इसलिए वो उसके बारे में जानने के लिए आई थी। वो ज्योति मौसी से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ज्योति मौसी तो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बुआ जी के जाते ही ज्योति मौसी अर्पिता की दोस्त गरिमा को कॉल लगा देती है, लेकिन गरिमा इस वक्त अपने कॉलेज में थी, इसलिए उनका कॉल नहीं उठाती। तो ज्योति मौसी कुछ सोचकर अपना पर्स उठाकर घर से बाहर आकर कार में बैठकर चली जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल। इधर लाख कोशिशों के बाद भी अर्पिता को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि किसी ने जानबूझकर उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर दिया था, लेकिन कौन था वो, जबकि वहां पार्टी हॉल में तो सब उसके फ्रेंड्स थे। उन्हें पता था कि अर्पिता का भाई मोक्ष राजवंशी है, इसीलिए उसके भाई के डर की वजह से वो अर्पिता के आसपास तक नहीं फटकते थे, इसलिए वो उसके साथ ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन चाहे ये सब जिसने भी किया हो, पर उसकी इज्जत तो तबाह हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि उसका भाई उस पर क्यों गुस्सा कर रहा था, क्योंकि शायद मोक्ष के हिसाब से उसका रात को पार्टी में जाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने कहा था कि समय पर घर आ जाना, लेकिन उसकी दोस्त की जबरदस्ती की वजह से वो जल्दी घर नहीं आ पाई। और फिर उसने अपने दोस्तों के कहने पर अपनी माँ को मैसेज में झूठ कहा था, मम्मी केक 12 बजे से पहले नहीं कटेगा, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो प्लीज मोक्ष भाई को थोड़ा संभाल लेना। ये सब सोचकर अब उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे कि जब उसकी माँ के इस बारे में पता चलेगा
तो क्या होगा? क्या वो ये सब बर्दाश्त कर पाएंगी? वो भी तो इसका दोष उसे ही देंगी, क्योंकि वो समय पर घर जो नहीं आई। ये सब होने के बाद अब वो कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाएगी? ये सोच सोच कर अर्पिता जोर जोर से रोने लगी। फिर अचानक के उसके दिमाग में कुछ आता है, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर उठ जाती है और फिर बाथरूम से बाहर आकर उस कमरे में यहाँ वहां देखने लगी कि अचानक उसकी नजर वहां एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ जाती है। तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो उस खिड़की के पास पहुंची तो एक पल के लिए वो रुक गई और सोचने लगी, क्या उसका आत्महत्या करना सही है? ये सोचते हुए उसे अपने परिवार और माँ के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जब उसकी माँ को उसकी मौत की खबर मिलेगी तो वो सह नहीं पाएगी। इसलिए वो रोते हुए खुद में ही कहने लगी, आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता है मेरे ये सब करने से आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरे पास अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। ये कहते हुए उसके आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और उस खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है। जारी।